बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या क्रायोस्कोपी। इसमें फर्स्ट तो हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि सल्यूट के सॉलिड में ऐड करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम क्यों हो जाता है। तो उसमें हम जनरल बात करते हैं कि सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ख़ास किस्म की, और जब हम उसको ठंडा करते हैं कूल डाउन करते हैं तो उनके दरमियान वो फोर्सेस उसको उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे जब वो पहुंचता है तो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि उसको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर देती हैं। लेकिन जब दरमियान में सॉल्वेंट के दरमियान में सल्यूट के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे तो सल्यूट के पार्टिकल्स के आने की वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की आपस की जो अट्रैक्शंस हैं वो पहले की निस्बत से कमजोर हो जाएंगी। तो अब ये होगा कि हमें अब जब हम उसको ठंडा करते जाएंगे तो फोर्स अट्रैक्शन पैदा होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। लेकिन जब अब हम उसके पुराने फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो फोर्स अट्रैक्शन चूंकि सल्यूट ने आके कम कर दी थी, इस वजह से अभी वो फोर्सेस पैदा नहीं हो पाई हैं जो उसको सॉलिड में बदल सकती थी। तो अभी हमें थोड़ा सा और ठंडा करना पड़ेगा और टेम्परेचर नीचे ले जाना पड़ेगा, फिर वो फोर्स अट्रैक्शन क्रिएट होंगी जो उसको लिक्विड से सॉलिड में बदल देंगी। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सॉल्वेंट का सल्यूट के ऐड करने से क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है। एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा। दूसरा यहाँ एक एमसीक्यू भी है कि फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, इट इज द टेम्परेचर एट विच द सोल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सॉल्वेंट। ये जो सॉलिड सॉल्वेंट था, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है ना, और आपको पता है जब कोई चीज अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचती है या बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचती है तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। हम मुसलसल उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे होते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे हम मुसलसल हीट दिए जा रहे हैं लेकिन उसकी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। क्यों? कि वो आग की दी हुई हीट उसको लिक्विड फेज से गैस फेज में बदलने में इस्तेमाल हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं हो रही। सेम यही केस फ्रीजिंग पॉइंट पे भी है कि हम मुसलसल ठंडा करी जा रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं कर रहा। क्यों? कि आपकी ठंडा करने से जो हीट सिर्फ खींची जा रही है, जो टेम्परेचर को कम नहीं कर रही, बल्कि उस लिक्विड फेज को सॉलिड फेज में बदलने में इस्तेमाल हो रही होती है। तो यही वो पॉइंट कर रहा है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उस पे आपका जो सोल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम में होता है सॉलिड सॉल्वेंट के साथ, क्योंकि सॉल्वेंट तो पहले ही फ्रीज होना शुरू हो जाना होता है ना, और जो आपका सोल्यूशन है वो जरा फुल सोल्यूशन आगे थोड़ा देर जाके होता है। तो बार उस फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम में होंगे, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों इक्विलिब्रियम में चल रहे होते हैं जब तक के सारे का सारा लिक्विड सॉलिड में नहीं बदल जाता। जब सब बदल जाएगा तो फिर उसका टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये एमसीक्यू हो गया जी। दूसरा इसमें ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन उसी तरह जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से की थी तो ये भी उसी तरह चलेगी। वो क्या है कि इसमें आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ की शेप को पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर बाद में इसके वैल्यूज कौन कौन सी दी हुई है उस पर बात करते हैं। शेप ये है कि ये आपके पास है जी प्योर सॉल्वेंट। ठीक है जी। ये पड़ा था सी पॉइंट के ऊपर, आपने उसका टेम्परेचर कम करना शुरू, ये लेफ्ट से राइट टेम्परेचर इंक्रीज है, हम चूंकि फ्रीज कर रहे हैं ना तो हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो आप टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे थे, यानी आप लेफ्ट साइड पे आते जा रहे हैं, तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होता जा रहा है लिक्विड का। जब वो पहुंचा अपने फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर जिसे हम TF0 का नाम दे रहे हैं, जो T2 टेम्परेचर से जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, जब वो TF0 पे पहुंचा अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे तो उसका कर्व जो फर्दर है, क्योंकि वो उस पे तो वो सॉलिड में बदलना शुरू हो जाता है ना, लिक्विड सॉलिड में बदलना शुरू हो जाता है। तो हम तो टेम्परेचर मुसलसल डिक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो ग्राफ उसका बड़ी रैपिडली नीचे आ रहा है, मतलब वेपर का जो प्रेशर है, इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है ना, तो वेपर प्रेशर बड़ी जल्दी से नीचे आता है, डिक्रीज होता है, मतलब वो बड़ी जल्दी से सॉलिड फॉर्म में वो ऊपर जो वेपर्स वगैरह थे वो डिक्रीज होके उसमें फ्रीज होते जाते हैं और सॉलिड फॉर्म में बदलते जाते हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज है वेरी वेरी
रैपिड हो जाती है फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद। वो फोर्स टेम्परेचर इतना लो हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, वो बड़ी जल्दी से वो वेपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में जाते जाते। ठीक हो गई। अच्छा, जब आप उस सॉल्वेंट का बना देते हैं सोल्यूशन, उसमें सल्यूट ऐड कर देते हैं, वेपर प्रेशर पहले की निस्बत से जाहिर बात कम हो जाता है। जब इसका हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ये भी इसी तरह वेपर प्रेशर कम होता रहता है, होता रहता है। एक टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर पॉइंट, जिसके ऊपर ये आके सॉलिड वाले कर्व से मैच हो जाता है। यानी वो जो प्योर सॉलिड सॉल्वेंट का जो एक कर्व आ रहा था, जिसे हम सब्लिमेशन कर्व का नाम ये लिखा, प्योर सॉल्वेंट जो सॉलिड फॉर्म है, तो जब उसके साथ आके वो मैच हो जाता है यानी वेपर प्रेशर उसका, तो उसको हम नाम देते हैं, ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। उसको टी एफ एस से शो कर रहे हैं, एस से मुराद सोल्यूशन है। ठीक हो गए। इसे हम वैसे T1 का नाम दे रहे हैं, और जो TF0 है इसे हम T2 का नाम दे रहे हैं टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक हो गई। तो ये दो कर्व हो गए जो आगे मैच हो रहे हैं, और इनके हमने दो फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लिए हैं। एक बी पॉइंट वाला पे है फ्रीजिंग पॉइंट जो प्योर सॉल्वेंट का है, और एक ये एफ पॉइंट के ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट है जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? जिसके ऊपर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से मैच हो जाता है, सेम हो जाते हैं। उस प्रेशर को हम नाम देते हैं, इस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक हो गई। अच्छा, अब हमने ये तो हो गया टेम्परेचर की दो वैल्यू T1 और T2, लेकिन प्रेशर की हमारे पास इस वक्त जो है वो तीन वैल्यूज हैं। ठीक हो गई। P1 की दो हैं और P2 की एक है। ठीक है, ये दो हमारे पास है। बॉइलिंग पॉइंट वाले में आपको याद है हमने बात की तो वहां दो ही थी, एक P1 था एक P2 था। यहाँ हमारे पास अब तीन वैल्यूज बनी, यानी दो इक्वेशन हमारे पास इस वक्त हैं, दो सिस्टम है। कौन कौन से? एक वेपर वाला और लिक्विड वाला सिस्टम है, ठीक है, जिसे हम डेल्टा एच वी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का नाम देंगे। और एक हमारे पास ये प्योर जो सॉलिड सॉल्वेंट है, एक इसका है जो सब्लिमेशन सॉलिड सॉल्वेंट जो होता है, सॉलिड और वेपर के दरमियान जो रिलेशन इक्विलिब्रियम होती है उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये सब्लिमेशन को शो कर रहा है। तो दो हमारे पास सिस्टम है, एक डेल्टा एच वी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और एक डेल्टा एच एस एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इस वजह से हमारे पास अब प्रेशर भी तीन हो गए। वो कैसे हो गए? अब जरा देखें कि जब आप खड़े हुए हैं T1 टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, TFS के ऊपर, T1 टेम्परेचर के ऊपर खड़े हैं, तो उस वक्त आपके पास दो प्रेशर है। कौन कौन से? एक वो है जिसके ऊपर आपका फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन वाला और सॉलिड सॉल्वेंट वाला वेपर प्रेशर सेम था, और वो क्या है? वो P है, जिसको हम P1 का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी टेम्परेचर के ऊपर ही अगर ये प्योर सॉल्वेंट सॉलिड ना बनता, लिक्विड फॉर्म में ही रहता, उस वक्त उसका जो प्रेशर होता वो P0 कहलाता। उसको हम उसको भी P1 से शो कर रहे हैं। ठीक हो गया। और P2 आपका प्योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट जो है, उसके ऊपर उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको हम P2 से शो कर रहे हैं, PS, और नंबर उसको P2 दे रहे हैं। ठीक हो गए। तो डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट में क्या फर्क आएगा, वो आप इन दोनों में से बड़े में से छोटे को माइनस कर लें, TF0 में से TFS को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर डेल्टा TF की फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने यही पॉइंट मेंशन करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि ये देखें आपके पास है PS वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है, और सॉलिड सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। PS से क्या मुराद है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, यानी सॉल्ट एंड सॉलिड सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट सॉलिड है यहाँ पे, और प्योर वो सॉल्वेंट जो लिक्विड फॉर्म है उसका जो वेपर प्रेशर है वो PS है। फिर P से क्या मुराद है? ये P वाला जो था, ये था वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। ये गर्व आ रहा है सॉलिड सॉल्वेंट का और ये सोल्यूशन का, ये इनका वेपर प्रेशर किस पे? TFS जो सबली जो यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन था उसके ऊपर। और P0 से क्या मुराद है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सुपर कोल्ड लिक्विड। ये सुपर कोल्ड लिक्विड है, यानी यहाँ पे उसने फ्रीज होना था तो मैं उसको फ्रीज ना होने दूं,
बड़ी तेजी से पास कर रही है। जैसे फेज इक्विलिब्रियम में भी आपने बात की थी मेटास्टेबल स्टेट्स, मेटास्टेबल कर्व्स के हवाले से, कि जब हम एक वो नॉर्मल रूटीन से काम हो रहा होता है, लेकिन अगर हम उस जहाँ पे उसकी वो फे चेंज आना होता है वहां पे हम रैपिडली पास कर जाएं और उसको मौका ना दें, उसको कंडीशन इस तरह सेट करके चलें, तो वो फिर अपनी फेज चेंज नहीं करता, तो उसको हम मेटास्टेबल कर्व या मेटास्टेबल स्टेट का नाम देते थे। तो यहाँ पे भी इसी तरह ये कि सुपर कूल्ड लिक्विड ले लिया हमने, जो यहाँ से हम तेजी से पास करके आगे ले गए हैं, जो है लिक्विड की फॉर्म में। ठीक हो गया, लेकिन इस तरह कंडीशन हमने सेट की है कि उसको सॉलिडिफाई नहीं होने दिया। तो उस सुपर कोल्ड लिक्विड जो है ना, उसका वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन के ऊपर, उसको हमने नाम दिया पी नॉट से। ठीक है, ये तीन हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। ओके होगा यहाँ तक। अब इसी में आप देखें, अब मेरे पास दो कंडीशंस हैं इसकी ना। क्लासियस क्लिपरान इक्वेशन जो हमने पीछे भी बात की थी, वो बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी वही हमने अप्लाई की थी, वही वाली यहाँ दोबारा अप्लाई हो रही, लेकिन अब दो फॉर्म्स है ना। एक है डेल्टा एच वी के साथ, एक है डेल्टा एच एस के साथ। वी वाली जो है वो वेपराइजेशन वाली है, और डेल्टा एच एस जो है वो सब्लिमेशन वाली है। वो कैसे अप्लाई की है, अब ये उसने डाटा लिखा है कि क्लासिस क्लिपरान इक्वेशन तो ये थी ना, नेचुरल ऑफ पी टू ओवर पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर टी टू माइनस टी वन ओवर टी वन टी टू, बस ये उसकी इक्वेशन थी। अब हमने कहा कि जब पी टू पी एस के बराबर है, पी टू आपका, ये पी टू उसी को मैं दोबारा खोल लेता हूँ जो पहले हम डिस्कस, ये पी टू आपका पी एस के बराबर है। ठीक है, उस वक्त टेम्परेचर जो आपका टी टू है वो टी एफ नॉट के बराबर है। तो हमने यही किया कि टी टू टी एफ नॉट और पी टू पी एस हो गया। ठीक हो गया। फिर अब ये तो होगी ना फाइनल कंडीशन, ये टी टू और ये पी टू, ये होगी। अब इसकी इनिशियल कंडीशन कौन सी है, अब चूंकि मैं इस वक्त बात कर रहा हूं वेपराइजेशन वाली, ठीक हो गया, वेपर फेज वाली ना, सॉलिड की नहीं बात कर रहा, तो टी वन तो मेरे पास टी एफ एस आ गया। टी वन जो है वो टी एफ एस के बराबर ना, यहाँ मिली ये टी वन टी एफ एस के बराबर, और पी वन जो है वो पी नॉट के बराबर। पी वन जो है वो पी नॉट के बराबर, ये जो पी नॉट था, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं किसकी, डेल्टा एच वी की, वेपराइजेशन की। तो वेपराइजेशन में लिक्विड और वेपर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, तो ये जो डॉटेड लाइन थी ये मेरे पास सुपर कोल्ड लिक्विड वाला कर्व था, जिसपे वो लिक्विड जो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड ही है, सॉलिड नहीं हुआ। तो एक कंडीशन ये मेरे पास बनी। ठीक है जी, टी वन टी एफ एस के ऊपर पी वन पी नॉट है, और टी टू टी एफ नॉट के ऊपर पी टू पी एस है। ठीक होगा, तो ये दोनों फॉर्म्स आपने पुट की यहाँ पे। तो पुट करने के बाद इनकी वैल्यूज इसी में, पी टू की जगह पी एस पुट कर दें, पी वन की जगह पी नॉट पुट कर दें, इस तरह टी टू की जगह टी एफ नॉट और टी वन की जगह टी एफ एस पुट कर दें, तो ये वाली शक्ल आपके पास आ जाती है। ठीक हो गया। फिर दूसरी क्वेश्चन है डेल्टा एच एस सब्लिमेशन वाली। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, वो क्या है, वो हमने कहा था ये वाली फॉर्म। फाइनल तो वही सेम है, टी टू टी एफ नॉट पे पी टू पी एस, फाइनल वाला सेम है। इनिशियल में फर्क था कि पहले लिक्विड फॉर्म में तो ये लिया ना पी वन पी नॉट, अब आपने ये नीचे वाला लेना है सॉलिड, सॉलिड जो है ना सब्लिमेशन कर्व के साथ जो बन रहा है उसको लेना है। उसमें क्या है जी, पी वन जो है वो पी के बराबर है, और उस वक्त टी वन किसके बराबर है, टी एफ एस के बराबर है। तो ये वाली कंडीशन आप पुट करेंगे वहां पे, तो आपके पास ये शक्ल आ जाएगी। ये देखें ना, पी टू पी एस और टी टू टी एफ नेट वो सेम है, ऊपर भी वही था नीचे भी वही है, बस इनिशियल पी वन इधर पी नॉट था, इधर पी वन अब पी है, बस बाकी टी वन टी एफ एस है, इधर भी टी वन टी एफ एस के बराबर ही। तो बस पी वन का फर्क है कि जब डेल्टा एच वी की बात कर रहे हैं तो पी वन पी नॉट है, जब डेल्टा एच एस की बात कर रहे हैं तो पी वन पी के बराबर है। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वाली फॉर्म आपके पास आ जाती। दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन वन होगी, एक इक्वेशन टू होगी। अब एक इक्वेशन में से दूसरी को आप माइनस कर लें, ठीक हो गई, तो आपके पास फाइनल ये शक्ल जो इसने अगले पेज पे दी है ये वाली ये आ जाती है। यहां से लिखा सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन टू फ्रॉम वन, यानी इस टू को वन में से सब्ट्रैक्ट किया है। तो मैंने भी यहाँ उसको सॉल्व किया है कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में से माइनस किया है, और राइट साइड को राइट साइड में से माइनस किया है। अच्छा, राइट साइड पे आप देखें ये वाला फैक्टर जो ब्रैकेट्स के अंदर वो तो कॉमन है ना दोनों में, वो बाहर ले लिए, अंदर ये रह गया डेल्टा एच वी ओवर आर माइनस डेल्टा एच एस ओवर आर, इसमें आर भी कॉमन था, वो भी आप साइड पे निकाल लें।
ठीक हो गए बाहर। तो पीछे रह जाएगा डेल्टा एच वी माइनस डेल्टा एच एस आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर हमें पता है कि डेल्टा एच एस बराबर होता है डेल्टा एच एफ प्लस डेल्टा एच वी के। सब्लिमेशन जो है वो फ्यूजन और वेपराइजेशन के बराबर होती है। इसका क्या मतलब है कि आप कहेंगे कि सर सब्लिमेशन होती है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, एस से जी में कन्वर्ट होना। अच्छा, अब एस से जी जा रहे हैं तो असल में दो स्टेप से गुजरे ना। एक आपका गुजरा, पहले आप सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए, प्लस फिर लिक्विड से आप गैस फॉर्म में कन्वर्ट होके गए। ठीक हो गया। तो सॉलिड से गैस जो हीट चाहिए थी उसे हमने नाम दे दिया डेल्टा एच एस का। ठीक है। ये डेल्टा एच एस हो गया। ठीक है। और जो सॉलिड से लिक्विड जाना उसे आप कहते हैं फ्यूजन, डेल्टा एच वी हो गया, डेल्टा एच एफ मेल्टिंग। ठीक हो गया। वो फ्यूजन को शो कर रहा है। फिर जो लिक्विड से गैस में जाना उसको आप नाम देते हैं वेपराइजेशन का, वो डेल्टा एच वी हो गया। ठीक हो गया। तो डेल्टा एच एस बराबर होता है एफ प्लस वी के। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाती है जो यहाँ लिखी हुई है। अच्छा, इसमें से अब आप हमारे पास तो यहाँ ना वी माइनस एस है, तो वी में से एस को माइनस करेंगे तो ये डेल्टा एच एस इधर आके माइनस होगा, तो डेल्टा एच एफ इधर आके माइनस हो जाएगा। तो माइनस डेल्टा एच एफ बराबर होगा वी माइनस एस के। तो इसकी जगह हमने माइनस डेल्टा एच एफ पुट कर दिया, नीचे आर वैसे ही है और ब्रैकेट वाली टर्म साथ वैसे ही आ रही है। ये होगी आपकी राइट साइड। अब लेफ्ट साइड पे आ जाए। लेफ्ट साइड पे आप देखें तो वो था पी एस ओवर पी नॉट माइनस नेचुरल लॉग पी एस ओवर पी के। अब इन लॉग में आपको पता है जो डिवाइड हो अलग अलग करें तो दरमियान में माइनस आता है ना। तो नेचुरल लॉग पी एस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ पी नॉट हो गया। ये नेचुरल लॉग ऑफ पी एस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ पी होगा, लेकिन बाहर माइनस था, उस माइनस ने नेचुरल लॉग ऑफ पी एस को माइनस बना दिया, और नेचुरल लॉग ऑफ पी जो माइनस का था उसको इस माइनस ने मल्टीप्लाई होके प्लस बना दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास पी एस तो कैंसिल हो जाता है, पीछे रह गया नेचुरल लॉग ऑफ पी और ये माइनस पी नॉट। तो पी ओवर पी नॉट आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू, बाकी ये फैक्टर है इसी को उसने यहाँ लिखा है ये वाला, नेचुरल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच एफ ओवर आर, और बाकी सारी टर्म वही जो इक्वेशन नंबर 3 बनाई पड़ी। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लें। अगर आप इक्वेशन यहां इसने किया था इक्वेशन नंबर 2 को 1 से माइनस किया था ना, यानी 1 माइनस 2, ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस की थी। अगर आप रिवर्स कर दें, यानी नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय इसके कि यही माइनस जो डेल्टा एच एफ के साथ है वो इस साइड पे आ जाएगा, यानी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ पी ओवर पी नॉट आया होगा फाइनल जब एंड पे आप शक्ल देखेंगे, और डेल्टा एच एफ जो है उसके साथ पॉजिटिव होगा। तो माइनस जरूर आता है चाहे उधर हो चाहे उधर हो, तो दोनों में से जो भी आप करना चाहें वो किया जा सकता है माइनस में ना। ठीक होगा। अब यहाँ इसने क्या किया है, जो पी ओवर पी नॉट था वो हमने पढ़ा था, वो बराबर होता है एक्स वन के ना, अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ। ये बिल्कुल, अब ये वाली जो बात सिर्फ यहाँ पे फर्क था, आपका जो ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ना, इसमें ये दो इक्वेशनें बनी और दोनों को हमने इकट्ठा करके एक फाइनल शक्ल बना ली। बस यही फर्क था इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से। इसके बाद जो कुछ भी है वो बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे अप्लाई किया था, इस पे भी वैसे अप्लाई हो रहा है। आपको याद होगा वहां भी हमने रोड्स लॉ को लिया था, और वहां से हमने कहा था पी ओवर पी नॉट जो वो 1 माइनस एक्स टू के बराबर है, तो उसकी जगह 1 माइनस एक्स टू पुट कर दिया था। फिर इस माइनस को हम इधर ले आए थे, या उसी को उधर हमने तो दूसरी तरफ किया था, यहाँ हम इसको अब इधर ही रहने देते। चलो, नेचुरल 1 माइनस एक्स टू था, उसको हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये अप्लाई किया था, तो हमने कहा था अगले हायर फैक्टर हमने नेग्लेक्ट कर दिए, सिर्फ माइनस एक्स टू ले लिया, माइनस एक्स टू पुट कर दिया, तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गए और एक्स टू की वैल्यू आपके पास रहेगी। फिर साथ हमने ये किया था कि हमने कहा कि टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस जो है वो तो डेल्टा टी एफ के बराबर है, वहां डेल्टा टी बी था, यहाँ डेल्टा टी एफ आ गया। फिर यहाँ पे आपने वहां भी कहा था कि ये दोनों जो हैं
नॉट वाले और टी वाला वो ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, तो इस वजह से हम इसको टी एफ नॉट ही लिख लेते हैं। तो इस वजह से वो टी एफ नॉट का दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपके पास फाइनल उसकी शक्ल बन गई थी। फिर x2 में से हमने डेल्टा टी बी को वहां सेपरेट किया था, या हम डेल्टा टी एफ को एक तरफ कर लें, बाकी सारे फैक्टर एक तरफ आ गए। ठीक होगा। फिर x2 को हमने चेंज किया था n2/n1 प्लस n2 के साथ, उसको n2 को निगलेक्ट करके नीचे n2/n1 किया था। फिर हमने इसको मोलैरिटी फर्ज करके m/n1 किया था, उसकी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसकी वैल्यू पुट की उसी फार्मूले में ना, यहाँ जो पीछे था x2, ये वाला x2 की जगह m/n1। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई थी। फिर इसको हमने वहां पे डेल्टा टी, उसको हमने के बी नाम दिया था, यहाँ पे हम इसको के एफ का नाम दे रहे हैं कांस्टेंट को। ठीक हो गया। और ये डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम आ गया। जैसे वहां मैंने आपको एमसीक्यूज बताए थे कि डेल्टा टी बी एम के और के बी के डायरेक्टली है, इसी तरह यहाँ पे भी डेल्टा टी एफ जो है वो एम के और के एफ के डायरेक्टली है। सवाल भी इसकी बिल्कुल उसी तरह है। सवाल में वो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपसे पूछे और कहे ड्राइव कर दें ये रिलेशन तक, तो यहाँ तक ले आए, और अगर क्या मोलैरिटी का रिलेशनशिप ड्राइव करना है तो यहाँ तक आप उसको ड्राइव कर दें। फिर उसके बाद हमने अननोन की मॉलिक्यूलर वेट भी निकाला था। उसमें हमने पहले मोलैरिटी का फार्मूला पुट किया था, उसको हमने ये 1000 W2/W1 × M2 फॉर्म में लेके आए थे। यहाँ उसने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, वहां पे हमने सॉल्व किया था। ठीक है। तो वो मोलैरिटी वाला फार्मूला लेके आए, वो एम की वैल्यू यहाँ पुट की, तो डेल्टा टी इसके बराबर आ गया। फिर हमने कहा अननोन M2 निकालना है, उसको इधर ले गए, बाकी सारी टर्म को एक तरफ कर दिया। तो ये फाइनल शक्ल थी जिसको यूज करके हम अननोन सॉल्यूट की मोलर मास फाइंड कर सकते थे। ठीक हो गया। फिर नीचे इसने जो इंपॉर्टेंट कर, ये आपके एमसीक्यू जैसे वहां दिए थे कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करता बल्कि तादाद पे डिपेंड करता है। के एफ पे हमने बात की थी कि वो भी कंसंट्रेशन और नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। और एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज वो कह रहे एक दूसरे एग्री होनी चाहिए, जैसे वहां हमने बात की थी वही पॉइंट यहाँ पे भी है। ठीक हो गया। और फिर हमने रिलेशनशिप निकाला था फ्रीजिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वहां तो ड्राइव किया था, यहाँ इसने ड्राइव नहीं किया, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। तो अगर इसी का सवाल अलग से हो ना, तो उसी पैटर्न पे आपने ड्राइव कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल जैसे जैसे वहां किया था। मैं आपको शो भी कर देता हूँ। ये था ना कि हमने ये वाली इक्वेशन लेके आए थे, वहां थे n2 की वैल्यू n1 की वैल्यू पुट की थी। ठीक है, W1 की वैल्यू पुट की थी और n2 पुट किया था। फिर उसके बाद हमने n2 और n1 की जगह डेल्टा पी और पी नॉट लेके आए थे, तो ये वाली शक्ल थी। उसने वहां पे ये डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक हो गया। और फिर उसने बताया कि डेल्टा टी बी और डेल्टा पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप अगर ये वो सेपरेट सवाल हो तो ये वाली जो डेरिवेशन यहाँ दी हुई है, ये आपने वहां पे कर लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी है जी मेजरमेंट के मेथड जो मुख्तलिफ हैं। उसमें हमारे पास है, पहला है बेकमैन मेथड और दूसरा है रास्ट मेथड। बेकमैन मेथड क्या होता है, ये इसका अपरेटस है। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास फ्रीजिंग मिक्सचर है, ये नीचे ना फ्रीज, जिसने ठंडा करना है उसको फ्रीज करना है। अंदर ये ट्यूब है जिसके अंदर हमने वो प्योर सॉल्वेंट लिया होगा या उसका सोल्यूशन लिया होगा जिसको हमने फ्रीज करना है। ठीक होगा। और उसी के अंदर हमने वो थर्मामीटर भी रखा हुआ है और स्टीरर भी रखा हुआ है, जिसके अंदर जो है वो अच्छा, ये इसमें ना डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक है कि ये जो एक है बाहर वाली ट्यूब ना, खाली सी बड़ी ट्यूब नजर आ रही है आपको ना। ठीक है, उसके अंदर एक छोटी सी ट्यूब भी नजर आ रही है। तो ये जो उसने लिक्विड बना दिया ना, वो असल में थोड़ा गलती हुई है कि बाहर वाली ट्यूब ना वो खाली है, उसके यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो अंदर वाली ट्यूब जो है ना, उसी के अंदर सोल्यूशन है। अंदर वाली ये जो ट्यूब, यहाँ जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इसके ऊपर ऊपर जो ट्यूब जा रही है ना, जो जिसका ये बाजू ऊपर निकल रहा है और ये साइड भी उसकी निकल रही है, ये वाली ट्यूब, इसके अंदर सिर्फ लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है या सोल्यूशन है जिसको हम फ्रीज कर रहे हैं। उसके बाहर वाली जो है ये खाली है। इसके और उसके अंदर वाली ट्यूब के दरमियान में सिर्फ हवा होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
ठीक हो गया। तो ये खाली आपने ड्रा करनी है, यहाँ उसने सारे कोई वो लाइनें यानी लिक्विड से भरा हुआ शो कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर स्टीरर भी हमने रखा होता है। स्टीरर होता है जब वो हमने सोल्यूट डाल के उसको सोल्यूशन बनाना है, हल करना है, तो उसके लिए स्टीरर को डाला हुआ है। थर्मामीटर हमें फ्रीजिंग पॉइंट उसका बता देता है, रीडिंग। वो कैसे बता देगा कि आप पहले प्योर सॉल्वेंट लेंगे, उसको इसके अंदर रखेंगे, फ्रीज करेंगे, और पहले इसका टेम्परेचर थर्मामीटर का डिक्रीज होता रहता है, जहाँ कि ये रुक जाएगा, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा कि उसके बाद मजीद डिक्रीज नहीं होना, जब तक वो सारा लिक्विड आपका सॉलिड नहीं बन जाता। ठीक हो गई। तो वो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट का आ गया। फिर हम उसको मेल्ट करते हैं, हीट करके मेल्ट करके, फिर उसमें हम सोल्यूशन अपना ऐड करते हैं, सल्यूट ऐड करते हैं। सल्यूट ऐड करके उसको हल करके सोल्यूशन बना लेते हैं। अब सोल्यूशन का दोबारा उसी प्रोसेस के तहत फिर फ्रीजिंग पॉइंट नोट करते हैं। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो पहले की निस्बत से थोड़ा नीचे होगा, लो टेम्परेचर पे वो फ्रीज होगा, और जो डिफरेंस आएगा वो हमें डेल्टा टी एफ के बारे में बता देगा। तो इस ऑपरेटर्स का काम सिर्फ डेल्टा टी एफ निकालना है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें भी हम वही फार्मूला उसी तरह यूज करते हैं अननोन के लिए, जैसे हमने वहां किया था, ये वाला, कि M2 इज इक्वल टू के एफ डेल्टा टी एफ 1000 W2/W1 वाला ना। ठीक है, तो इसमें अब के एफ तो थ्योरी से पता चल गया, डेल्टा टी एफ थर्मामीटर ने बता दिया। ठीक है, अब पीछे रह गया M2 हमने फाइंड करना है। W2 और W मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट रहेगी। तो चूंकि इसमें सॉल्वेंट कहीं गया नहीं है, ठीक है जी, तो सॉल्वेंट की मास पहले से हम रख करके रख लेते हैं, उसी को हम यूज कर लेते हैं। इसी तरह सल्यूट भी इसी के अंदर मास करके हम ऐड करते हैं, और वो जो मास होती है वो भी हम डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो इस तरह हम वो फार्मूला लगा के अननोन जो आपका सल्यूट होगा उसकी मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है रास्ट कैम्फर मेथड। अच्छा, रास्ट कैम्फर मेथड में और उसमें कोई खास फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम राउंड अबाउट चीजें ही हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे इसने जो सॉल्वेंट यूज किया है वो और है, और इसने जो सॉल्वेंट यूज किया है वो कैम्फर है। बस ये फर्क है कि इसकी के एफ वैल्यू 37.7 डिग्री सी है कैम्फर की ना। अब कैम्फर एक वैसे तो नॉन पोलर कंपाउंड है, और नॉन पोलर सॉल्यूट्स के लिए ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि वही इसके अंदर हल होते होंगे और वो। लेकिन 37.7 डिग्री सी का फायदा आपको ये है कि इस के एफ का वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर एक मोलल कैम्फर हो तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 37.7 डिग्री सी तक कम हो जाता है। यानी ये आपका कैंपर है, इसमें अगर एक मोलल आप सल्यूट ऐड कर दें, एक मोलल, जो पिछला फार्मूला था ना डेल्टा टी वाला, उसी को आप सामने रखें ना, ये वाला, कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो के एफ डेल्टा टी एफ के बराबर होता है कब, जब आपने जो सल्यूट ऐड किया वो एक मोलल हो, यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट आपका था कैंफर, 1000 ग्राम था, उसके अंदर आपने थोड़ा सा सल्यूट ऐड किया। अगर एक मोलल ऐड किया है तो उसने उसके बॉइलिंग पॉइंट को 37.7 डिग्री सी तक, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देना है। और अगर आपने कम सल्यूट, अमूमन हम ज़ाहिर बात थोड़ा ही लेते होते हैं, तो वो 37.7 से कम हो जाएगा। तो यानी वो इतना होगा कि आपको बड़ी आसानी से फर्क का पता चल जाएगा। कोई गैप लार्ज है ना, 37.7 डिग्री सी एक मोलल का। आप देखें, ये 37.7 है, तो 0.1 का कितना हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा। तो 3.7 डिग्री सी मेजर करना हमारे लिए कितना आसान है, इसलिए तो आप आम थर्मामीटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक होगा। लेकिन जो बेकमैन थर्मामीटर इसलिए इस्तेमाल होता था कि वो जो बाकी हम सॉल्वेंट लेते हैं उसका मोलल, उसकी के एफ की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 0.5। अब एक मोलल हो तो 0.5 है, तो जब मैंने लेनी बहुत डिल्यूट है तो कितना समाल चेंज हो जानी है उसकी, और वो आम थर्मामीटर तो बता ही नहीं सकेगा, वो बैकमैन ही मुझे कुछ रीडिंग उसकी दे सकता है। तो इसलिए वो कह रहा है अगर हम कैम्फर को ले लें तो उसका चूंकि केएफ की वैल्यू बड़ी है, तो उसको यूज करें तो हमारे लिए चेंज को, जो फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आनी है सल्यूट के ऐड करने से, उसको नोट करना आसान हो जाता है। तो उसके लिए हमें फिर आम थर्मामीटर भी यूज हम कर सकते हैं, बैकमैन की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसके अलावा हेक्साक्लोरोइथेन यूज कर सकते हैं, टेट्रा ब्रोमोइथेन मीथेन यूज कर सकते हैं। इनकी केएफ की वैल्यूज काफी लार्ज है। दूसरा है जी, लास्ट में इन मेथड को कंपेयर करें तो हम कहते हैं कि ये जो आपके पास लास्ट मेथड है ये थोड़ा उससे बेहतर है, इस लिहाज से
कि एक तो आम थर्मामीटर भी इस्तेमाल हो सकता है, एक्सपेंसिव जो बैकमैन थर्मामीटर है उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, ये सेंसिटिव मेथड है, क्योंकि केएफ की वैल्यू लार्ज कर रहा है, तो वेरी सी थोड़ी सी भी सल्यूट की अमाउंट उसमें आएगी ना सॉल्वेंट में, वेरी वेरी स्मॉल, तो उधर से वो 2-4 डिग्री सी का इजाफा शो कर देगा। ठीक हो गया, 2-4 डिग्री सी के यानी चेंज को शो कर देता है। इतना ही नहीं, वो थोड़ी सी अमाउंट का रिस्पॉन्स भी हमें शो कर देता है। लेकिन आम जो होगा, और कोई सॉल्वेंट यूज किया होगा जिसकी केएफ की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो वो फिर थोड़े से सैल्यूट से शायद इतनी चेंज ना आए कि बैकमैन भी उसको शायद इजीली मेजर ना कर पाए। और तीसरा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्यूट कैन डू द वर्क, क्योंकि मेरे पास एक अननोन सल्यूट मेरे सामने पड़ा है ना, उसका मैं मॉलिक्यूलर मास लेना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं पानी को यूज करता हूँ तो फिर वो अननोन सल्यूट की मुझे अच्छी खासी अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी, फिर जाके मैं रीडिंग कुछ ले सकूंगा। लेकिन ये अगर रास्ट मेथड में ये यूज करता हूँ कैम्फर को, या दूसरों को ये वाले यूज करते हैं हेक्साक्लोरोइथेन या टेट्राब्रोमोमिथेन वगैरह, तो उसमें उस केस में फिर क्या होगा कि मैं थोड़ी सी अमाउंट यानी 0.01 ग्राम भी उसमें ऐड करूंगा ना, तो वो उसमें 1-2 डिग्री सी का वो चेंज शो करके मुझे बता देगा, और मैं बड़ी आसानी से उस अननोन सॉल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ।